एक तो मैं इसके पीछे विजय की जीत देखता हूं। विजय की जीत ने इनको यह एहसास करा दिया कि काश मैं भी तमिलनाडु में, ये 3-4 ऑप्शंस हैं, मैं सारे आपको बता रहा हूं, आप लोग कमेंट करके आप अपना कोई नया ऑप्शन भी दे सकते हैं। चौथा इसका यह भी कारण हो सकता है कि तुम जाओ, जगह बनाओ। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो 2011 के आईपीएस ऑफिसर ने अपनी वर्दी उतारी थी और राजनीति का चोला ओढ़ा था एक बदलाव के लिए, बड़े बदलाव के लिए, जो तमिलनाडु में अपनी ईमानदारी, बीइंग एन अपराइट ऑफिसर, सिंघम के नाम से मशहूर थे। और ये एक वाहिद, एक अकेले, एक एक्सेप्शनल ऐसे नेता होंगे जिन्होंने भले फिलहाल राजनीति 2020 में ज्वाइन करने के बाद 26 तक कोई भी चुनाव नहीं जीता, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में अपनी जो एंट्री थी या जो अपना अराइवल था उसको इन्होंने रजिस्टर करा दिया था, अटेंडेंस लगा दी थी कि मैं भी तमिलनाडु की राजनीति में आ गया हूं। अब खबरें ये आ रही हैं, कल तक अनुमान लगाए जा रहे थे कि ये इस्तीफा भाजपा से देंगे या नहीं देंगे, और भाजपा के दक्षिण भारत में एक तरह से एक फेस की तरह इनको उभारा जा रहा था, और बहुत ही हार्ड लाइन और एग्रेसिव फेस की तरह। अब लेटेस्ट खबर यह है, वो दिल्ली आ गए हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन साहब से मिले हैं और इस्तीफा सौंप दिया है। और शायद जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब वो अमित शाह जी से मिलने जा रहे हैं। अब वहां पे मीटिंग में क्या निकल के आता है ये बाद में देखेंगे, लेकिन मखल शक्ति आयकम पार्टी, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, ये माना जा रहा है ये अन्नामलाई 2.0 के नाम से अपनी इनिंग शुरू करने जा रहे हैं। कोयम्बटूर में, मदुराई में, अलग अलग जगह इनके समर्थकों ने वहां पर पोस्टर लगाने शुरू कर दिए थे। तो खबर बड़ी पक्की है, पर अभी अमित शाह जी से जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मीटिंग होनी बाकी है, तो सही चीज कल तक पता चलेगी। अनफोल्डिंग स्टोरी है, कल का डेवलपमेंट कल बताएंगे। तो आज देखते हैं क्या ये मामला है। मामला ये शुरू हुआ, इनकी हार से, जीत से शुरू नहीं हुआ। जो भी इनकी प्रेजेंस थी वो हारने के बाद एक पॉलिटिकल प्रेजेंस थी जो उन्होंने भाजपा को तमिलनाडु में दी थी। उसके बाद 21 के विधानसभा में 20 में ये ज्वाइन करते हैं, ये कोई सीट नहीं जीत पाए, जिता पाए। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी धक्का लगा। उसके बाद मामला यहां तक पहुंच गया कि 2026 के विधानसभा चुनाव में इनको भी विधानसभा का टिकट नहीं मिला। तो इस पूरे कलेश की जो वजह बताई जा रही है वो AIADMK बताया जा रहा है, क्योंकि जब इन्होंने 2020 में राजनीति शुरू की थी उस टाइम भी भाजपा का तमिलनाडु में AIADMK के साथ गठबंधन था, लेकिन इन्होंने अपनी राजनीति की जो बुनियाद डाली वो AIADMK के खिलाफ डाली। उनके खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्नामलाई बहुत मजबूती से स्टैंड लिया और बोले। और जहां तक ये माना जाता है कि जो वो गठबंधन टूटा भाजपा का AIADMK के साथ, वो इनकी वजह से टूटा। उसके बाद पूरा चक्र घूमा और स्थिति ये आ गई कि AIADMK ने ये शर्त रख दी, जो रिपोर्ट्स बताती हैं भाजपा के गठबंधन के साथ जो 26 से पहले हुआ, कि साहब अगर आप अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष बना के रखते हैं तो हमारा आपके साथ गठबंधन नहीं हो सकता। तो भाजपा ने इनको वहां से हटाया, जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी, पर माना जा रहा था भाजपा उनको केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी और एक तरह से रीलॉन्च करेगी फिर तमिलनाडु ले जाकर सही वक्त पर। वैसा साथियों देखने को नहीं मिला। और जैसा मैंने बताया 2026 आते आते इनको टिकट भी लेना मुश्किल हो गया अपने लिए। अब साहब ये तो हो गई एक कहानी। इसके पीछे मैं क्या क्या चीजें देखता हूं। एक तो मैं इसके पीछे विजय की जीत देखता हूं। विजय की जीत ने इनको यह एहसास करा दिया कि काश मैं भी तमिलनाडु में, ये 3-4 ऑप्शंस हैं, मैं सारे आपको बता रहा हूं, आप लोग कमेंट करके आप अपना कोई नया ऑप्शन भी दे सकते हैं, और जो मैंने बताया उस पर आप एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। वहां से इनको जीत के लगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने जेन जी को, टेक्नोक्रेट्स को चैलेंज किया था।
अपने ऑरा से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी ईमानदारी से। इनको ये लगा नंबर 1 कि यार ये काम जब विजय कर सकता था तो अकेले मैं भी कर सकता था, मैं भी कर सकता था। और दूसरा, विजय के साथ साथ एक दूसरा डेवलपमेंट यह हुआ कि जब सरकार बनने की नौबत आई तो विजय की सरकार जैसे अटोरा बटोरा क्लब, तू 2 आ जा, तू 4 आ जा, तू ये आ जा, तू ये बन जा, तू ये बन जा। दूसरा, इनको यह लगा कि अगर मैं विजय नहीं हो सकता था, यानी इस चुनाव की बात कर रहा हूं तमिलनाडु के, अगर मैं इंडिपेंडेंट हो जाता या हो जाऊं 2031 के लिए और बागे जाकर कोई गठबंधन की सरकार बने, तो मेरे तो अगर 15 भी सीट जीत के आ गई तो डिप्टी सीएम तो मेरी कहीं गई नहीं है, और मेरा दबदबा भी वापस आ जाएगा, और जो मैं काम करना चाहता हूं वो तमिलनाडु के लिए, तमिल पॉलिटिक्स के लिए, तमिल नेशनलिज्म के लिए कर पाऊंगा। ये एक चीज इनके और दिमाग में, ये एक स्टूडेंट की तरह मैं सारी चीजें जोड़कर जो आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पहले विजय से इंस्पिरेशन लिया कि ये कर सकता है तो 31 में मैं क्यों नहीं कर सकता। विजय की जो भी एंटी इनकम्बेंसी होगी या अगर सरकार गिरेगी और मिड टर्म पोल होगा, वैसे मिड टर्म की अब स्थिति हर जगह चली गई है, आदमी कहता है खा रहे हो, बैटिंग कर रहे हो, करते रहो, 5 साल बाद देखा जाएगा। खैर, अगर मिड टर्म होता है या 2031 आते आते विजय के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी होता है तो उसका लाभ AIADMK से और DMK से हटकर अब मैं चौथा ऑप्शन बनकर उभर सकता हूं जो मुझको आने वाले वक्त में मिल सकता है। ये 2 रीजन विजय से जुड़कर मुझे लगते हैं। तीसरा रीजन ये लगता है कि इनको ये लगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझको साइडलाइन कर दिया गया, AIADMK से गठबंधन हो गया, अब मैं अपना नॉर्थ इंडियन पार्टी BJP का बैगेज छोड़ूं, खुलकर तमिल पॉलिटिक्स, तमिल नेशनलिज्म की बात करूं और अपनी जगह इस राजनीति में बनाऊं जहां पर तमिलनाडु के यूथ और अच्छी तरह मुझसे एसोसिएट्स हो पाएंगे, और आने वाले 2031 में अपनी किस्मत आजमाता हूं, किसी गठबंधन का हिस्सा बनता हूं या खुद जीत कर आ जाता हूं। ये 31 में देखी जाएगी। तो अब मेरे पास 5 साल का वक्त है। चुनाव ये बंदा कोई जीता हो हारा हो वो अलग बात है, लेकिन इसकी जो छवि थी वो इसने धुलमुल नहीं होने दी, और उसका जो अपना जलवा था इस बंदे ने हार के बाद भी बरकरार रखा। वो जब बीजेपी में था तब भी मैं ये बोलता था, आज अगर नहीं है तब भी ये बोल रहा हूं, साफ बात। तो तीसरा ये हो गया कि भैया नॉर्थ इंडियन पार्टी का बैगेज खत्म करो, यहां कुछ नहीं मिल रहा है, और अपनी तमिल पॉलिटिक्स ठोक के करो और मैं इसमें सरवाइव कर जाऊंगा। चौथा, इसका यह भी कारण हो सकता है कि तुम जाओ, जगह बनाओ, तमिल पॉलिटिक्स करो, एंटी सनातन, एंटी हिंदू ना करना, तमिल नेशनलिज्म की भले बात करो, तमिल लैंग्वेज की बात करो, कोई भी बात करो, फिर मौके पे देखा जाएगा कि हमारा तुम्हारा फिर से कैसे हाथ मिल सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तुम्हारे लिए बैगेज बन रहे हैं, और फिर मौके पे देखेंगे कि हमारा तुम्हारे साथ कैसे आगे जाकर हैंडशेक हो सकता है। ये एक चौथा रीजन अपने थोड़े से गंदे दिमाग से, या जिसको कहते हैं थोड़ा सा ज्यादा ही विशफुल थिंकिंग कर देना, ओवर द बोर्ड चले जाना, ये मुझे चौथा रीजन लग रहा है। अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि इनमें से क्या है। और लास्ट रीजन वही कि बस चिढ़ गया, मैं अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रहा, राजनीति नहीं कर पा रहा, जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल मैं अपनी दुकान अलग लगाऊं, उनके मॉल में रहने से अच्छा अपनी एक दुकान लगा लूं, कहलाएगी वो मेरी ही। ये एक 5वां रीजन भी हो सकता है। आप लोगों के कमेंट्स बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।